तो गैंग ऑफ वासेपुर बड़ा नाम होता था कि बड़ा गंदी फिल्म है, बड़ी गंदी फिल्म। मैंने देखी कि गंदी क्यों लोग कह रहे हैं। जब मैंने देखी तो उसमें देखा कि एक अलग तरीके से समाज कैसी जिंदगी जीता है, उसमें दर्शाया गया। अलग मानसिकता का व्यक्ति क्या कर सकता है और कैसे जीता, क्या सोचता है, ये उस फिल्म में दिखाया जाता है। सबसे पहले मैंने व्यवसाय किया चाय की दुकान। अच्छा। हाँ, कुल मिला के पूंजी थी नहीं हमारे पास, 700 रुपये हमको हमारे घर में थे, कुल मिला के सबके पास मिला करके। उन 700 रुपये से क्या हुआ कि एक भगोना लिया गया और छीका लिया गया, कुछ गिलास लिए गए और चाय पत्ती ली गई लगभग 250 ग्राम और 2 किलो चीनी और 5 किलो दूध। कोरोना काल में आप जानकर बड़ा विषय को ताजुब होगा माननीय दादा जी कि मैंने 15 घंटे रोज देखते थे और पूरी रामायण, पूरी गीता, पूरी महाभारत, विवेकानंद, जितने संत हमारे महात्मा हुए हैं तो सारे संत महात्माओं की फिल्में देखी। और उसी में मैंने जो एक आध जो बहुत ही घटिया चल रहे थे सीरियल, एक आश्रम चल रहा था तो वो भी मैंने देखा। तो भयंकर दुकान चली और मैं बड़े मन से चाय बनाता था, लोगों की सेवा करता था, लोगों का अभिवादन करता था। मुझको लगता कोई बिजनेस किया जाए, अगर जो लोगों का भी ध्यान रखा जाए, समाज का ध्यान रखा जाए और उनका सम्मान पूरी तरीके से किया जाए। अच्छा, हमारी माता जी की जब शादी हुई थी तो बड़े अच्छे जिम्मेदार थे हमारे बाबा जी कि भाई फलाने का लड़का है, वो अच्छा है तो उनको शादी कर दिया जाए। तो माता जी जो चारा लगाती थी, हम लोग दोनों भाई काटते थे, तो वो संघर्ष हमको बड़ा कष्ट होता था कि माता जी को मैं क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ। उससे बोला चाहे तो हमको ज़्यादा अनकंफर्ट नहीं लगा, जब पानी मंगा तो अनकंफर्ट लगा कि यार ये इसको हम पानी पिलाएंगे। तो फिर बाद में याद आया ये तो हमारा बिजनेस है, ये तो हमारा बिजनेस है, हमको करना पड़ेगा। वो जो पहले गिलास धोना और पहले गिलास उठाना, पहले उसका ऑर्डर देना बड़े रौब से वो थोड़ा सा अनकंफर्ट भी लग रहा था, फिर भी लग रहा कि नहीं। वो अच्छी तरह याद है, हमारे जितने रिलेटिव थे, जितने आसपास के लिए थे, वो हमको आना जाना या हमको बाइकाट कर दिए थे। तो खानदान हुआ करता था कि खानदान बाहर कर दो। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। आत्मा की आवाज आत्म प्रकाश के साथ साधारण व्यक्तियों की असाधारण कहानियां, इस श्रृंखला में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, हमारे आसपास ऐसी तमाम कहानियां बिखरी होती हैं, हमारे आसपास ऐसे अनेक किरदार होते हैं जिनकी कहानी को जब आप सुने तो आपको लगेगा कि किस प्रकार ए पॉइंट से चलकर वो आज एक जेड तो नहीं कहूंगा, एक्स वाई पॉइंट तक पहुंच रहे हैं अपनी मेहनत और कर्म के बल पर। ऐसी ही एक कहानी, ऐसी ही एक शख्सियत जिनसे मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूं, उनका नाम है पवन सिंह चौहान। पवन सिंह चौहान जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मित्रों, पवन सिंह चौहान जी के बारे में क्या खासियत है मैं आपको बताता हूं। लखनऊ के बख्शी तालाब क्षेत्र में मामपुर बाना नाम के एक छोटे से गांव में जन्म होता है सन 60 के दशक में पवन सिंह चौहान जी का। बचपन अनगिनत परेशानियों से गुजरा, जवानी ने बहुत थपेड़े झेले, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपनी संकल्प शक्ति, अपनी कर्मशीलता, अपनी क्रियाशीलता और अपनी प्रतिबद्धता के चलते पवन सिंह अपने राह से डिगे नहीं और आज वो एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान के समूह के मालिक हैं जहां 16,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और यही नहीं, पवन सिंह जी आज उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य भी हैं, यानी एमएलसी भी हैं। परी कथाओं की तरह कहानी है आपकी जी। मैं चाहूंगा आप हमारे आत्मा की आवाज में आज अपनी आत्मा की आवाज सबसे शेयर करें। अपने बचपन के संघर्ष के बारे में, क्या संघर्ष था? बहुत ज्यादा संघर्ष था। हाँ, संघर्ष भी अब पता चला संघर्ष था, तब तो पता चल रहा कि ये जिंदगी शायद जद्दोजहद या जिंदगी ऐसे जी जाती है। मुझको अभी तक याद है जब हम क्लास 3 में थे, तो क्लास 3 एटलीस्ट हमारी उम्र रही होगी 9 से 10 साल। तो 9-10 साल की एज में बच्चा क्या सोच सकता है, मैं भी अच्छा सा हमको लगता है कि हर बच्चा, हम लोग बच्चों को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो तभी लेकिन बच्चों के अंदर सोच होती है। तो मैं सोचता था कि कैसे स्कूल जाया जाए, कैसे पढ़ाई लिखाई की जाए, कैसे परिवार भी, हमारा परिवार मतलब जो हमारा परिवार था उसका सामंजस्य कैसे बना रखे। हम लोग कई भाई बहन थे, 2 भाई थे, 2 बहन थे और हमारे ताऊ के भी बेटे और बेटियां थी, उनको भी सामंजस्य बनाए रखना रहता था। एक संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में
पापा या मम्मी अपने मन से अपने बच्चों की इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकते। ये संयुक्त परिवार की एक शर्त होती है। हाँ, सहज होती है। और दूसरा ये भी रहता है कि हम अब कुछ अच्छी तरह हमको याद है कि हमारे पापा करते थे अपनी भतीजियों के लिए, हमारे ताऊ करते थे हम लोगों के लिए। अपने डायरेक्ट परिवार पे ऐसा नहीं कर सकते थे। तो हम देखते थे ऐसा क्यों करते हैं कि हमारे बाबू कक्कू बोलते थे, तो बाबू उनको करते हैं और कक्कू इनको करते हैं, ऐसा क्यों? तो नहीं समझ में आता था। तो हमें लगता था कि हमारे पापा हमको बड़ी उपेक्षा करते हैं। अब समझ में आता है कि वो उपेक्षा नहीं कर रहे थे, वो एक सिस्टम था हमारे परिवार का या हमारे संस्कारों का सिस्टम था। तो उससे सिस्टम चलते-चलते फिर थोड़ा-सा हम बड़े हुए, हम क्लास 4th में आ गए। घर का जो झाड़ू लगाना होता था वो मैं मैक्सिमम मैं ही लगाता था झाड़ू। और घर के जो बड़ों के कपड़े हुआ करते 10-12 साल की उम्र में कपड़े में धोने लगे थे। अच्छा। हाँ, 12 साल की उम्र में कपड़े अपने धोते थे, अपने ताऊ जी के धोते थे और अपने बड़े भैया के धोते थे कपड़े, इतने कपड़े धोते थे। हमको अच्छी तरह याद है जब हम हाइट ठीक हो गई थी हमारी, तो ताऊ जी के जो धोती धोते थे वो ऐसे उठाते थे, ऐसे पचाक से मारते थे जिस तरह धोबी धोता है। एक मैंने देखा बड़े को देखते हुए तो उस तरह मैं भी मारता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। ये नहीं कपड़ा धोने में, मज़ा आता था कपड़ा धोने में। कपड़े धोते थे और उस ज़माने में हम लोग संस्कारित किए गए थे अपने परिवार के द्वारा। हमारे दरवाजे पर कुआँ था, तो जो भी बड़े बुजुर्ग आते थे उन सारे बड़े बुजुर्गों की बाल्टी रस्सी लेकर के बाल्टी भरना, उनको देना। चाहे 1 बाल्टी भरना पड़े, चाहे 10 बाल्टी भरना पड़े। लेकिन जब तक कोई बड़े बुजुर्ग आते रहते थे, उनकी बाल्टी भर करके तभी हम लोग अपना बाल्टी लेकर के घर आते थे। तो उसको कुआँ से पानी निकाला जाता था, पता होगा आपको भी, हम लोग उस ज़माने के बिल्कुल। हैं ही हैं। तो वो हमको लगता है वो बड़े संस्कार आज भी बड़े डीपली हैं। आज भी हम लोग किसी बुजुर्ग देखते हैं, किसी बड़े को देखते हैं तो अपने आप से हमारा जो हाथ है उसके चरण पे पहुँच जाते हैं, खटाक से। संघर्ष की बात हाँ, करें अगर, हाँ, क्या संघर्ष संघर्ष की था? बात तो करें तो मुझको लगता है कि उसी एज में हमारे पिताजी जेल चले गए। अब संघर्ष जो है क्लास 3rd के बाद शुरू हो गई हमारी। इतना संघर्ष शुरू हुआ कि हम लोग फीस नहीं जमा कर पा रहे थे, कपड़े भी नहीं बन पा रहे थे। लेकिन क्लास में हम जाते थे तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस वक़्त थोड़ा-सा हीन भावना रहती थी कि फीस न जमा होने की वजह से, अच्छे कपड़ा न पहनने की वजह से थोड़ा हीन भावना रहती थी। फिर भी कहीं न कहीं ये रहता था कि नहीं पढ़ाई करना है। तो हम रेगुलर स्टूडेंट रहे, ये मैं भाग्यशाली रहा कि रेगुलर स्टूडेंट रहे। फिर वो जो एक सामंजस्य होना चाहिए टीचर का, एकेडमिक मतलब एकेडमिक का, किताब का अपनी जो भी आती थी छोटी-छोटी किताबें, और उसको हम रात को पढ़ना, फिर गोबर कर चारा पानी करना, वो तो समझिए कि गोबर कर चारा पानी, ये सब करना, वो संघर्ष की शुरू हो गई। फिर कभी-कभी इतना भी संघर्ष आया कि माताजी हमारी चारा लगाती थी, हम 2 भाई थे, चारा काटते थे। तो कल्पना करें आप कि हम एक अच्छे खानदान में पैदा हुए। अच्छा, हमारी माताजी की जब शादी हुई थी तो बड़े अच्छे ज़िम्मेदार थे हमारे बाबा जी, कि भाई फलाने का लड़का है, वो अच्छा है तो उनको शादी कर दिया जाए। फिर माताजी जो चारा का लगाती थी, हम लोग दोनों भाई काटते थे, तो वो संघर्ष हमको बड़ा कष्ट होता था कि माताजी को मैं क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन बगैर माताजी के चारा लगा, हम छोटे-छोटे भाई थे तो खींच ही नहीं पाते, वो जो चारा काटने वाली मशीन थी, उसको खींच नहीं पाते थे। तो वो भी दर्द रहता था कि यार माताजी लगा रहे हैं, हम खींच रहे हैं, ये लगता था एक लगाए खींच ले, वो हो नहीं पाता था। तो वो जो जद्दोजहद थी, वो संघर्ष हमको लगता है उसी टाइम से शुरू हो गया था। वो कब तक चला ये? ये संघर्ष मुझको लगता है कि चला 5 साल। हम्म, 5 साल संघर्ष करने के बाद में जब मैं वही करीब 14-15 साल की उम्र हो गया, तब 14-15 साल की उम्र के बाद में छोटा-छोटा व्यवसाय करना शुरू कर दिया। जैसे? जैसे सबसे पहले मैंने व्यवसाय किया चाय की दुकान। अच्छा। हाँ, कुल मिला के पूँजी थी नहीं हमारे पास। हम्म, 700 रुपए हमको हमारे घर में थे, कुल मिला के सबके पास मिला करके। हम्म, उन 700 रुपए से क्या हुआ कि एक भगोना लिया गया, वो छीका लिया गया, कुछ गिलास लिए गए और चाय पत्ती ली गई लगभग 250 ग्राम और 2 किलो चीनी और 5 किलो दूध। अच्छा, याद है अभी तक हाँ, हाँ, आपको? बिल्कुल अच्छे से याद है, भगोना भी याद है और वो जहाँ पे भट्ठी लगाए थे वो भी याद है और पहला कस्टमर था वो भी याद है। तो पहला कस्टमर जो साफ-सफाई वाले होते हैं, हम्म, तो सुबह-सुबह मैंने खोला तो वही आए हमारे सेकंड डे बात कर रहा हूँ, उस दिन उद्घाटन था, बहुत सारे लोग आए। सेकंड डे जो सुबह-सुबह सफाई करने वाला होता है, जब आया और उसने 4 आने की चाय में बेचता था, 4 आने के उसने मँगाया सेमी। उसने वो बोला कि नमक पारा दो। हम्म, तो हम लोगों ने सेमी बना रखे थे, तो मैंने समझ गया कि नमक पारा सेमी उसको दिया। अब वो जो जाके वो गिलास धो के रखा, वो एक गिलास पानी माँगा। उससे बोला चाय तो हमको ज़्यादा अनकम्फर्ट नहीं लगा। जब पानी माँगा तो अनकम्फर्ट लगा कि यार ये इसको हम पानी पिलाएँगे। तो फिर बाद में याद आया ये तो हमारा बिज़नेस है। हम्म,
ये तो हमारा बिजनेस है, हमको करना पड़ेगा। वो जो पहले गिलास धोना, पहले गिलास उठाना, पहले उसका ऑर्डर देना बड़े रौब से, वो थोड़ा सा अनकंफर्ट भी लग रहा था, फिर भी लग रहा कि नहीं, हमारा ये बिजनेस है, हमको ये करना है और हमारी ये स्थितियां हैं, ये हमको करना पड़ेगा। तो दुकान चली? हाँ, दुकान इतनी शानदार चली कि 1 महीने में हमको 5 लीटर से हम लोग 80-85 लीटर पहुंच गए, 1 ही महीने दूध। हाँ, अच्छा। तो भयंकर दुकान चली और मैं बड़े मन से चाय बनाता था, लोगों की सेवा करता था, लोगों का अभिवादन करता था। मुझको लगता कोई बिजनेस किया जाए, अगर जो लोगों का भी ध्यान रखा जाए, समाज का ध्यान रखा जाए और उनका सम्मान पूरी तरीके से किया जाए, तो बिजनेस तो चल निकलेगा। क्या मित्रों आपको नहीं लगता कि आज जो आत्मा की आवाज पवन सिंह चौहान जी की हम लोग सुन पा रहे हैं, जिनके विद्यालयों में आज 16,000 बच्चे पढ़ते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, उन्होंने चाय की दुकान से अपना जीवन आरंभ किया। उसके बाद फिर ये चाय की दुकान के बाद में पहले ही हमारी वहां पर आत्मा नहीं, आत्मा की आवाज जब ले रहे हो तो आत्मा में बता ही रहा हूँ, तो पहली बार आत्मा झकझोर है, हमारी झकझोर दिया आत्मा को, क्योंकि उस वक्त बड़ा जात भेद था। उस जात भेद से बाहर निकले, ये हम 1 महीना हमको लगा निकलने में, लेकिन निकल आए बाहर। और फिर हमको प्राउड फील होने लगा, लोग आते थे, सेवा करते थे, गिलास धोते थे, काम करते थे। करते करते 5-6 महीना बीते, 5-6 महीने मैंने 7,000 रुपये कमा डाले। लगा उस 7,000 रुपये की, आज मैं बता नहीं सकता हूँ 7,000 कमाने की जो करना, जो रोज इकट्ठा किए जाते थे 150 रुपये करके, तो वो बड़ा आनंद आया। 7,000 रुपये हो गया, परचून दुकान खोली जाएगी। फिर परचून दुकान खोली गई, फिर परचून दुकान ये लगा यार अपनी चीनी है, अपनी चाय पत्ती है, अपने बिस्कुट है, तो उसका कोई आनंद पराकाष्ठा नहीं थी अपनी परचून दुकान खोलने का। और परचून दुकान भी मैंने 6 महीने में इतनी बड़ी प्रोग्रेस मिल गई कि कई एजेंसियाँ ले लिया और सेल हमारी जो 7,000 रुपये से खोली थी, तो मुझको लगता 70,000 का माल हमारी दुकान में लगभग उधार व्यवहार मिला करके हो गया। चाय की दुकान, जनरल मर्चेंट की दुकान, हाँ, और किराने की दुकान, और उसमें 7 से 70,000 रुपए। 70,000 कितने समय में ये सब हुआ? ये सब हमको लगता है कि ये बहुत तेजी से बढ़ा और हम मतलब उधार व्यवहार मिला करके ये 1 साल के अंदर सब हो गया, दोनों चीजें, चाय की दुकान और ये परचून की दुकान 1 साल में हो गया। और अगले 2 साल में फिर जब मैंने इतना कमा लिया, तो लगा कि पिताजी थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट में चलते थे। तब तक पिताजी वापस आ गए थे? नहीं, पिताजी थे, पिताजी हमारे 82 में आ गए थे। अच्छा। तो वापस आ गए थे। वो पिताजी के आने के बाद ही चाय दुकान हम लोगों ने खोली। उस पूरी लगभग हमको लगता है 1 हफ्ता जद्दोजहद किया गया, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि ये चाय दुकान खोलना ठीक नहीं है और हम लोग छत्री हैं, छत्री होकर चाय बेचेंगे, समाज क्या कहेगा। और हमको अच्छी तरह याद है, हमारे जितने रिलेटिव थे, जितने आसपास के लिए थे, वो लोग हमको आना जाना या हमको बाइकाट कर दिए थे। उस वक्त खानदान हुआ करता था कि खानदान बाहर कर दो उनको। अच्छा। हाँ, तो ये भी दिन देखना पड़ा। खानदान से बाहर होने के भी दिन हम लोगों को देखना पड़ा। अब सब वापस आ अब गए? सब तभी वापस आ गए थे, जैसे जैसे पोजीशन बनती है तो पोजीशन में सब वापस आ जाता है। फिर हम लोगों ने फिर कपड़े की दुकान के लिए सोचा। अच्छा। 20,000 रुपये एक बैंक मैनेजर थे, उनसे लोन लेने के लिए बारे में संघर्ष करना शुरू किया। 3 महीना लगा दिया 20,000 लोन देने में, बड़ा हमारा टेस्ट कर रहे थे, बाद में पता चला। फिर उन्होंने 20,000 रुपये दिए, उससे मैंने फिर अब कुछ अपने पैसे लगाए और एक कपड़े दुकान खोल दी। तो अब कपड़े दुकान हो गई, परचून दुकान हो गई, सामने चाय की दुकान हो गई। अब 3 दुकानें चल रही हैं। लग रहा था कि हम पूरा पैसा छाप रहे हैं और मेहनत तो कर रहे थे। हमको लगता है सुबह हम उठते थे एटलीस्ट 5 बजे और शाम को सोते थे 11:30 और 12 के बीच में। 4 से 5 घंटे की नींद हुआ करती थी, वहीं सोते थे तखत पर, दुकान पे। ताजुब होगा आपको, जो चाय की दुकान करते थे। उसी चाय की दुकान के जो तखत हुआ करता था, ओपन में छप्पर नीचे रुकते थे और कभी कभी जब मच्छर काटते थे तो ऐसे मारते थे छप से, तो पूरा खून छप जाता था, इतने मच्छर मर जाते थे। तो ये 3 दुकानें जब चलने लगी तो ये लगा कि अब दिन अच्छे हो गए और पिताजी भी बड़े संतुष्ट हो गए। उसी बीच में हम लोग शादियों का दौर आ गया, तो हम लोग शादियाँ होना शुरू हो गई। शादी होने के बाद में फिर हम बड़े हुए, बड़े होने के बाद में फिर धीरे धीरे घर के बंटवारा हुआ, जो अनुमान हो जाता है। तो हमारे बड़े भाई हम लोग अलग हुए, फिर हमारी जीरो पा गए हम, फिर जद्दोजहद शुरू जिंदगी। नहीं, लेकिन हमें याद है बड़े भाई और आप दोनों मिलके कपड़े की दुकान पर सोते थे। फिर बड़े भाई की शादी हुई और कपड़े की दुकान पर सोने के बारे में हम चाहेंगे आत्मा की आवाज में आप पॉडकास्ट में विस्तार से बताइए कि क्या सिनेरियो होता ये था। पर्सनल बात है, लेकिन फिर भी आपने जब पूछ लिया तो बताना चाहूंगा। होता क्या कि जब हम लोग शादी हो गई बड़े भैया की, बड़े में शादी हो गई तो हम उस वक्त शादी हुई नहीं थी हमारी।
तो बड़े भैया, मैक्सिमम बड़े भैया को मैं कहता था आप घर पर रहिए, मतलब भाभी हमारे दिमाग में रहती थी, भाभी है घर में, इनको घर में रहना चाहिए, और हम बैचलर हैं तो हमको यहाँ रुके कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों शादी हो गई, अब समस्या हो गई कि अब उनकी शादी हो गई, हमारी शादी हो गई। अगर 3 दिन वो रुकते हैं तो उनकी पत्नी नाराज, अगर उसके 3 दिन हमारी बारी आती थी तो 3 दिन हमारी पत्नी नाराज। तो पता लगा जब दूसरी बारी हम 3 दिन बाद जब घर जाते थे, तब पता चला कि वो पत्नियों को वो ना 3 दिन मनाने में लग जाता था। तब तक वापस दुकान पे जब आने तक का नंबर आ उनको गया। मनाना शुरू हुआ, जब तक वो थोड़ा सा कूल डाउन हुए, तब तक फिर दुकान पे आ गए, फिर और पारा बढ़ गया, और तो ये जद्दोजहद चल रही हमको लगभग 1 साल चली। अच्छा, हाँ, 1 साल तक जद्दोजहद चलती रही, क्या किया जाए इसको, उपाय तो रूठना मनाना। हाँ, रूठना मनाना चलता रहा। तो वो बड़े दिन अलग थे, बड़े मजा आता था। फिर क्या हुआ? फिर बड़े भैया हम लोगों ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। फिर हम लोगों ने एक चौकीदार रखा, जिसकी सैलरी उस वक्त हम ज़्यादा दे रहे थे, और पिताजी से उसकी हाफ सैलरी की बात किया कि इतना सैलरी लेगा, बाकी हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट कर लिया कि हम लोग थोड़े-थोड़े मिलकर दे देंगे, और पिताजी ज़्यादा देंगे मानेंगे नहीं, कम देंगे तो हाँ कर लेंगे। तब वो जब मिल गया तो रिलैक्स मिला कि नहीं, अब ये आत्मा क्या बात थी। अब कल्पना करें कि आप कैसे हम लोग उस दिन गुजारते थे, कैसे हम लोग पत्नी को मनाते थे, कैसे वो बोल सकते नहीं थे, मतलब इतना अदब था। आजकल के तो टाइम पर अदब ही नहीं बचा है, उस टाइम पर हम लोग पिताजी से बोल ही नहीं सकते थे। आत्मा की आवाज आज हम सुन रहे हैं पवन सिंह चौहान जी की, जो एमएलसी हैं और जिनके कई विद्यालय हैं जिसमें 16,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनके जीवन के संघर्ष की गाथा हम इन्हीं से सुन रहे हैं। तो जब आपके मुसीबत के दिन थे, परेशानी के दिन थे, उस समय परिवार, भाई, नाते रिश्तेदार कैसे पेश आते थे? उनका क्या रवैया रहता था? हमको लगता है उस वक्त एक हम लोग नजरअंदाज किए जाते थे। हम किसी को प्रणाम करते थे तो प्रणाम स्वीकार करते थे, लेकिन लगता था कि हमको कहीं न कहीं अनदेखा किया जा रहा है। जब किसी रिलेशन में जाते थे, बड़ी जैसे कहीं 10वां हुआ, कि तेरहवीं हुई, कहीं शादी हुआ, कि मुंडन हुआ, कहीं छेदना हुआ, जाते थे तो हम लोगों को पैर छूते थे, तो लोग कोई तवज्जो नहीं देते थे। मुझको लगता है कि लेकिन थोड़ा-सा स्वभाव ठीक था, नेचर ठीक था, तो हाल-चाल लोग पूछ लेते थे, तो लगता था कि नहीं यार, हमारा अभी टाइम बहुत अच्छा नहीं है, तो हमको जितना मिल रहा है उतना बहुत है। ये कभी ग्लानि नहीं आई है कि यार हमको ये नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये लगता था कि हमारा समय उस वक़्त अच्छा नहीं, इसलिए हम नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं। जब हम समय अच्छा कर लेंगे तो यही लोग हमारा सम्मान भी करेंगे। ये शुरुआत से मन में बचपन में रहता था। फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। फिर हम लोगों का जो बँटवारा होने के बाद फिर अपनी पर्सनल ज़िंदगी मैंने शुरू की। उस वक़्त भी हमको लगता है हमें नेगेटिव मतलब जो हमको मिली थी, प्रॉपर्टी मिली थी, वो हम माइनस में थे बंटवारे में जब मिला बँटवारे आपको? में। मतलब जितना हमको मिला हुआ था पूरा बेच डालते तो भी माइनस में रहते। फिर मैंने भगवान का नाम लिया कि जो हमको मिल गया इतना पर्याप्त है, प्राप्त ही पर्याप्त है, ये मान करके, और मैंने संघर्ष करना शुरू किया। अब इस 2 लोगों से मैं 20-20 हज़ार रुपये उधार लिए, और फिर मैंने कूद पड़े बिज़नेस में। आप विश्वास करिएगा, इतनी बरकत हुई, आज भी मैं नहीं सोच पाई थी बरकत क्यों हुई और कैसे हुई। 1 साल में पहला भट्ठा मैंने चलाया, फिर अगले साल दूसरा भट्ठा चलाया, फिर अब तीसरे साल फिर नया भट्ठा डाला, तीसरे साल तीसरा भट्ठा नया डाल दिया, चौथे साल चौथा भट्ठा नया डाल दिया। तो लगातार 4 साल में 4 भट्ठे, 5वें साल में 5 भट्ठे, 5-5 भट्ठे लगाने के बाद फिर हमको लगा कि अब मैं जी भर के पैसा कमा चुका हूँ। और 4 भट्ठे लगाने के बावजूद भी मैं किराए के मकान में रहता था। आज मैं सोचता हूँ कि लोग थोड़ा पैसा कमाते हैं तो भौकाल आ जाता है। पहले गाड़ी खरीदेंगे, फिर मकान खरीदेंगे, फिर रिवॉल्वर, वो ना उस ज़माने में रिवॉल्वर, पिस्टल और ये सब ये खरीदेंगे, फिर मोटी-मोटी चैन पहनेंगे। ये सब नहीं था। हम आज मैं सोचता हूँ कि भगवान बड़ी कृपा हम पर रही है, और कृपा इसलिए रही है, हमारी गुरु की कृपा रही है। हर हफ्ते में सत्संग करने आता था। सत्संग करने के क्या फल रहता था, मैं आपको सही स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो भी हमारे लिए विकार आते थे 1 हफ्ते तक, वो जब सत्संग में बैठता था, एटलीस्ट 45 मिनट तो 1 घंटा बैठते थे, वो सारे विचार जो नकारात्मकता वाले आ जाते थे, फ्रस्ट्रेशन के आते थे, वो सारे खत्म, रिड्यूस हो जाते थे, और फिर नई ऊर्जा साथ लग जाते थे। मुझको लगता है हर व्यक्ति के साथ कोई अच्छा गुरु, अच्छा एडवाइजर, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को सही ढंग से कर पाएंगे। वरना होता क्या, प्रभुता पाए काय मद नाही। तो जहाँ प्रभुता आती है तहाँ पर हमारा पास मन होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्राउड या कभी घमंड, ये सब इस चीज़ें आई जाती हैं, बेशक आई जाते हैं। अगर लगातार आप अच्छे व्यक्ति, अच्छी पुस्तक, अच्छे गुरु के साथ आप हैं, तो आपके घमंड भी नहीं आएगा, और बड़े मन से आप काम करने में आएंगे। हमको लगता है उस वक्त आपको एक सेवा भावना, जो भाव होते हैं, वो लगता है यार ये भी कर डालेंगे, जिससे हमारे 200-250 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक भट्टा वो लगा देंगे, 500 लोगों को रोजगार सीधा मिल जाएगा।
तो हमारे ये भी भाव थे, पैसा तो बाई प्रोडक्ट था। ये पैसा हमारे दिमाग में कभी नहीं रहा, आज भी नहीं रहा। पैसा हमेशा मुझको लगता है कोई भी दुनिया में कोई संस्थान खोले, कोई बिजनेस करे, कोई इंडस्ट्री लगाए, समाज को हित में रख करके कोई बिजनेस सेंटर में रख करके काम करेगा, निश्चित बरकत होगी। वो इतनी बरकत होगी उस व्यक्ति को भी नहीं समझ में आएगी और समाज भी नहीं समझ पाएगा यार ये वही काम मैं कर रहा हूँ, वही काम ये कर रहे हैं, ये इतना पैसा कहाँ से कमा रहे हैं। तो आप ये विद्यालय की तरफ मुड़े, यानी भट्ठे आपने लगाए, 4-5 भट्ठे हुए, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि अब मैं विद्यालय खोलूंगा, और विद्यालय फिर 1, 2, 3, 4 और 16,000 बच्चे। ये प्रेरणा किसने दी आपको विद्यालय खोलने की? देखिए 2-3 चीजें रहती थी। हमारे बेटा बेटी हमारे पढ़ते थे और बेटी उस वक्त एग्जाम के लिए नीट मतलब उस वक्त नहीं हुआ करती थी। उस वक्त हम बेटी मेडिकल के एग्जाम के लिए बैठती थी और उसके लिए मुझको कई डिस्ट्रिक्ट जाना रहता है। बनारस गए, कभी दिल्ली गए, तो कभी लखनऊ में, तो अदर जगहों पर हमको उसको बच्चों की एग्जाम दिलाना पड़ता था। उस वक्त अलग अलग यूनिवर्सिटियों में का अलग अलग कैंपस होता था, अलग अलग उसका इंटरव्यू वो एग्जाम होते थे। इस वजह से मुझे जाना पड़ता था। तो मैं जाता था, व्यवस्था देखता था। व्यवस्था में कभी लगता था यार ये व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है और बच्चों को उस लेवल की ना पढ़ाई हो पा रही है जिस लेवल की फीस दी जा रही, उस लेवल को जहाँ हम लोग जाते तो उनका जो होना चाहिए, एक देखा जाता है कि हर पेरेंट्स को एक अलग तरीके से देखा जाता था। तो बड़ा दर्द हुआ हमको। मैंने कहा विद्यालय तो खोलेंगे हम, और विद्यालय खोलने के बाद फिर सीधा सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के बाद फिर मैं रोजगार पर बहुत फोकस किया। खोलते ही मैंने 3 साल बाद रोजगार देना, 2 साल बाद रोजगार देना शुरू कर दिया। और आज भी कितने लोग हैं आपके यहाँ इस समय? आज के टाइम पर मुझको 10 से 12 हजार लोगों को मैं रोजगार दे देता हूँ पहला, हर साल। जो हमारे विद्यालय से अलग आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे अपने विद्यालय के 1,500-2,000 बच्चे निकलते पर सबको हम रोजगार दिला ही देता हूँ। प्लस साथ में हम ये भी मैं देखा करता हूँ कि जितने भी नीडी लोग होते हैं, हकीकत में हम लोग एक कदम आगे बढ़ कर नहीं काम करते हैं। कंपनियों को चाहिए अच्छे वर्कर या अच्छे एम्प्लॉय चाहिए, और जो हमारे बेरोजगार भाई लोग हैं इनको उनको चाहिए रोजगार चाहिए। तो मैं उनको दूर समझ बना करके और अच्छे अपडेट करता हूँ। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर जितना अपडेट करना हो अपडेट करता हूँ। दिन उनको हम जॉब के लिए प्रेरित कर देता हूँ, चले जाते हैं। लेकिन इस जद्दोजहद में जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने लोन लिया, पैसे थे नहीं, विद्यालय खोलना था, तो जी भर के लोन लिया। जी भर के सोच सकते हो आप, मैंने पहला लोन 7 करोड़ को उठाया। 7 करोड़ उठाया, फिर 7 से 12 हुआ, 12 से 15 हुआ, 15 से 18 हुआ। जब 18 हो गया तो पता लगा हम किस्तें नहीं दे पा रहे थे, तो किस्तें और ब्याज भरने के लिए फिर मैंने लोन लिया। पता लगा फिर हो गया हमारा करीब 22 करोड़ हो गया। और 22 करोड़ ये लोन हो जाने के बाद में फिर और लोगों से लोन लेना शुरू कर दिया प्राइवेट सेक्टर में। तो वो भी लोन देते देते फिर कभी किसी तरह एक टाइम हुआ करता था जो मुझको लगता है कि एटलीस्ट 50 लाख के ऊपर, 55 लाख रुपए, 50 लाख रुपए पर मंथ मैंने इंटरेस्ट भी दिया है। 21 महीने की, 21 साल की बात? ये मुझको लगता है कि 13 से लेकर के 12 से लेकर के, और ये करीब करीब चला है जद्दोजहद 18 तक। मैं 6-7 साल तक, 8 साल तक ये जद्दोजहद चली है कि मैं किस्त देने के लिए हर महीने की किस्त कैसे पहुंचेगी, हर महीने की सैलरी कैसे जाएगी, और 3-3 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना सैलरी भी नहीं दे पाते थे। ये भी हकीकत है। अब तो भगवान कृपा है कि एक भी दिन लेट नहीं करता हूँ। अगर 12 को सैलरी जानी है, अगर 2 दिन छुट्टी है तो 10 को मैं सैलरी रिलीज कर देता हूँ। लेकिन ये भी दिन देखने पड़े कि हमारा स्टाफ, हमारे सहयोगी लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया और कोई छोड़ हमको नहीं किया। सारे सैलरी कहते थे भैया खर्चा दे दो, बाकी हम काम करते रहेंगे, जब पैसा आए तो हमको दे देना। तो मैं स्टाफ को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे स्टाफ भी हमको मिले। और हकीकत में व्यक्ति वही टूट जाता है कि जब अपने स्टाफ के साथ में, सहयोग के साथ सामंजस्य अच्छा बना रखना चाहिए। मुझको लगता है कि दिन खराब हो तो साथ बैठो, उनके घर जाओ, उनके साथ बातें करो, तो उनको लगता है नहीं भैया मालिक सही हमारे हैं, इस वक्त संघर्ष में तो हमको उनका समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो ये इस तरह के हमको लगता है कि जो भी नए बिजनेस करने वाले हैं उनको कभी, अगर देखिए बिजनेस करेंगे तो झटका तो लगेगा, और ये झटके में ही आपका संघर्ष और आपकी काबिलियत निखर कर आती है। तो जो इस तरह की जब घटना घटे उस वक्त हमारे पेशेंस रहना चाहिए। उस वक्त हमको अपने जो लोग हैं उनको बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उनका पूरा सम्मान करना पड़ेगा। उसी अगर 100 लोग आप पास हैं, उस 100 लोगों में 5 लोग बड़े निगेटिव अप्रोच होते हैं। उन 5 लोगों को मैनेज करने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वही 5 लोग पूरा माहौल खराब कर देंगे। उन 5 लोग, 10 लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। वो 5-10 लोगों को आपने मैनेज कर लिया, ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन मैनेज करने वाले। घर जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, परिवार साथ बैठना पड़ेगा।
पत्नियां उनकी, उनकी बहन, उनकी मम्मी बड़े अच्छे होते हैं। जब उनकी मम्मी, उनके बहन, उनकी पत्नी से मिल लेंगे तो मुझको लगता है कि वो लोग फिर घर में सपोर्ट करती नहीं, भैया ठीक है, इसमें दिन में ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम नौकरी छोड़ोगे नहीं। और तुम्हें ठीक नहीं हो, हाँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, तुम्हारा मामला गड़बड़ हो। मामला गड़बड़। तो इसलिए हमको लगता है कि जब इस तरह घटना घटी तो मैं लोगों के परिवार में बैठ कर चाय पीते थे, और चाय पी के उनके परिवार के जो मम्मी या बहन या दादी या बापा या पापा या जो भी रहते थे घर में मिलते थे, उनकी मैं काउंसलिंग करता था। क्या बात, फिर वो हमारी काउंसलिंग करते, या पहली बार सुनने होंगे। बिल्कुल। फिर वो अपने बेटे को या अपनी बेटी को या अपने जो भी हमारे जॉब करते थे एम्प्लॉय, उनको फिर वो सपोर्ट करते थे कि नहीं भैया ठीक है, तुम उनके यहाँ काम करो, और कोई समस्या हो तो हमको बताओ। वो हमारे इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली होते थे। क्या बात। तो हाँ। मित्रों, आत्मा की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं एमएलसी और शिक्षाविद पवन सिंह चौहान से। पवन जी, हमें ये बताइए कि जब आपको एक समय आया, सब मिल गया, शोहरत, पैसा, सम्मान, सब कुछ, दो प्यारे बच्चे, अच्छी सी बहू, अच्छा दामाद, तो ये राजनीति में आने की क्यों सोची आपने? क्या वजह थी कि आप राजनीति में आए? डेस्टिनी कहेंगे इसको हम। होता क्या है कि हम शुरुआत से ही समाज के जितने कार्य होते थे उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। कोई भी सामाजिक कार्य हो, जितने भी सांगठनिक कार्यक्रम होते थे, या आरएसएस के कार्यक्रम होते थे, या हमारे अनुषंगिक बहुत सारे संगठन के कार्यक्रम होते थे, उनको मैं देख करके अपने आप को हर्षित और अपने आप को प्रफुल्लित मानता था कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ये जो लोग होते हैं संगठन में काम करने वाले, एनजीओ में काम करने वाले, मैं इनको संत पर्वत में रखता हूँ। ये संत पर्वत के होते हैं लोग, और हकीकत इनकी जो सेवा करने हमको मौका मिलता तो मैं अपने भाग्यशाली मानता था कि नहीं यार, ये लोग समाज के लिए रात दिन काम करते हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लगातार काम करते हैं, अनवरत काम करते हैं। उस बहुत सारे ऐसे लोग हमारे भाई हैं जो उन्होंने शादी नहीं किया है, सारी जिंदगी समर्पित कर दिया। तो मैं तो उनको धन्य मानता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। उनकी जब सेवा करने का मौका मिलता, जी भर के मैं सेवा करता था। उन लोगों के साथ में रह करके फिर लोगों ने संगठन या संघ या और बाकी समाज मिल करके और राजनीति में हमको कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित कर दिया। और हम उसको लगता है ये भगवान की बड़ी कृपा है, और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं उनकी कृपा है कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बना हूँ। और अब हमको और प्रदेश में सेवा करने का मौका मिल रहा है, राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अब मैं जो सोचता हूँ पूरे स्टेट लेवल या इंडिया लेवल पर सोचता हूँ राष्ट्र के निर्माण में मेरी क्या भूमिका हो सकती है, अपने समाज के निर्माण को कैसे हम लोग स्थापित कर सके, उसकी हमारी भूमिका क्या होगी, उसके बारे में पूरे मन से, पूरे भाव से काम करता हूँ। और मुझको लगता है आज भी जहाँ मैं कोई भी बात मैं रखता हूँ तो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे जितने भी अग्रज हैं, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारी उनको सुनते हैं और उसको अडॉप्ट करने की या उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये बड़ी बात है। जो युवा पीढ़ी है, आप सीधे 16,000 बच्चों से जुड़े हुए हैं। आप की जो पीढ़ी थी, हमारी पीढ़ी थी, वो संघर्ष करके बनी। आपके संघर्ष की दास्तान स्वयं आपने भी सुनाई। लेकिन आज की जो पीढ़ी है उसके पास तो सिल्वर स्पून है, चांदी का चम्मच के साथ। तो उसके अंदर जो आज की पीढ़ी, आपके बच्चे हो या 16,000 बच्चे हो, सब आपके ही बच्चे हैं। हमारे बच्चे। तो क्या फर्क देखते हैं आप सोच में, पुरानी पीढ़ी में, पुरानी मतलब हमारी और आज की पीढ़ी? देखिए, पुरानी पीढ़ी में आज की पीढ़ी में ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस मैं देखने को मिल रहा है वो देखने मिल रहा है, हम लोगों के अंदर बड़ी संवेदनशील व्यक्ति थे हम लोग, और हर व्यक्ति का दुख दर्द से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते थे। और पड़ोस में कोई घटना घटती थी या हमारे रिलेशन में कोई घटना घटती थी तब बड़ा दुख होता था, या अपने समाज के, अपने गांव में कोई घटना घटती थी, कोई भी जात का हो और किसी भी धर्म का हो, एक घटना घटती थी पूरा गांव दुखी होता था। एक घर में लड़का पैदा होता था पूरा गांव खुशी होता था। तो वो जो संवेदनशील पहले हुआ करती थी वो अब संवेदनशीलता अब खत्म हो रही है। आज लड़का क्या हुआ कि अब लड़का मोबाइल से पूरा अटैच हो गया है। आज मम्मी पापा और या अपने चाचा दादा मामा का जो रिश्ते हुआ करते थे वो भूल चुका है। हम लोग क्या करते थे पहले, अगर जो रिश्ते बनाए रखना है तो जब तक का पूरा कुटुंब परिवार सबके साथ उठना बैठना बातचीत करना तब तक नहीं रहेगा, तब तक हम अपनी संस्कृति व संस्कार को नहीं बचा पाए। हम मोबाइल देख करके हम अच्छे बने, संभव नहीं है जब तक कोई लाइव एग्जाम्पल नहीं होता है। आज मैं करता क्या हूं वो बच्चा देख रहा है, बोल क्या रहा हूं उसे कोई लेना देना नहीं। बोल तो सभी जगह सुन रहा है, वो बोलते हुए, करते हुए कम देख रहा है। जो हमारे कृत्य हैं उसको बच्चा अडॉप्ट कर रहा है। तो मुझको लगता है जो आज की पीढ़ी है, तो इसलिए हम लोगों को सजग होना पड़ेगा कि हमारे कृत्य, हमारे जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं उनको बखूबी निभाए। बच्चा भी सीखने के पूरे प्रवृत्ति में है, बच्चा और तेज स्मार्ट तरीके से सीख रहा है। अच्छा ये बताइए, क्या पवन सिंह चौहान को किसी चीज से डर लगता है? किसी व्यक्ति से, किसी स्थिति से, किसी विचार से डर लगता है क्या? हमको लगता है कि डर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि
कभी कभी जो अप्रत्याशित सफलता मिलती है, हकीकत में प्रत्याशा नहीं की थी, वो अप्रत्याशित सफलता मिलती है, तो कभी कभी हमारे दुश्मन विषय तैयार होते हैं, वो क्या शगुफा छोड़ दें और वो शगुफा कितना सही मान लिया जाए। ये आपने अभी इलेक्शन में देखा होगा, मैं नाम चर्चा नहीं करना चाहूंगा। तो शगुफा से डर लगता है, और हकीकत में शगुफा को कैसे कैसे लोग प्रदर्शित कर देते हैं और कैसे कैसे लोग मानने वाले हैं इससे और ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता है। और हमारे लिए नहीं, जितने भी इस देश के महान व्यक्ति हुए हैं जो चर्चित है, उनके बारे में भी हमको डर लगता रहता है कि पता नहीं किस व्यक्ति लिए कब कौन सा शगुफा छोड़ दिया जाए, कब कौन से व्यक्ति को कहाँ मिथ्या उसको बेचारे को परेशान कर दिया जाए। तो वो हमको आज भी बहुत डर लगता है। अपने लिए के साथ साथ में सबके जो भी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ व्यक्ति है, चर्चित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, वो सबके साथ ऐसा ऐसा कोई घटना से कहीं ना कहीं मन में एक शंका या डर बना रहता है। मित्रों, एक प्रश्न मेरे मन में अभी अभी आया, क्या पवन सिंह जी फिल्में देखते हैं? हाँ, तो हम आज ये जानेंगे कि पवन सिंह चौहान जी की पसंदीदा फिल्में और अदाकार या अदाकारा कौन है। वाह मैंने फिल्म देखी मदर इंडिया, मुझे तो बहुत पसंद है इनको। मैंने देखी खानदान, मैंने पुराने जमाने बात कर रहा हूँ, खानदान, सुनील दत्त की मदर इंडिया, नरगिस की खानदान आपने देखा ही होगा, क्योंकि सुनील दत्त को भी है। और मैंने देखी जंजीर, अमिताभ बच्चन की, ये बहुत अच्छी फिल्म लगी। फिर इसके बाद मैंने देखी भाभी, बला साहनी की फिल्म देखी मैंने। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं पूरा फिल्म में हमको लगता है कभी आंसू तो कभी गला भरा ही रहा हमारा। और फिर इसी तरह मैंने पुरानी फिल्में देखते देखते कभी बड़ा भावुक हो जाता था। आज भी मैं फिल्म मेकर भी रह चुका हूँ, मैं फिल्म प्रोड्यूसर भी रह चुका हूँ, उसके बावजूद मैं फिल्म देखने जाता हूँ तो आज भी हमारा गला भरा आता, हमारे आंसू निकल आते हैं। मैं अटैच क्यों हो जाता हूँ पता नहीं, क्योंकि सारी चीज़ हमको पता है कि सब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर भी हमारा गला भरा आता है और लगता है कि नहीं यार, ऐसा कहीं ना कहीं कुछ होता है। तो वो सब सारी चीज़ें पुरानी जो फिल्में थी मैं देखता था। उसके बाद में पिताजी, यार एक जो बड़ी आपको मज़ेदार बात बताएं, जब मैं फिल्म देख आता था पिताजी बाकायदा पूछ करके डिस्कस करते थे कि कौन इस फिल्म में आपको किस व्यक्ति का किरदार अच्छा लगा। अब मैं फिल्म देखता था, बैक माइंड में ये भी सोचता था कि कौन सा किरदार समाज के लिए, परिवार के लिए और उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उसके लिए कौन सा वो किरदार अच्छा होगा, वो पिताजी जाकर डिस्कस करता था। तो वही सी जगह से हमारा फिल्म देखने का नजरिया बदला। आज मैं फिल्म देखता हूं तो अपने बच्चों से डिस्कस करता हूं, बेटी से डिस्कस करता हूं कि आपने इस फिल्म से क्या सीखा। अच्छा, ये तो फिल्मों की बात हाँ। हो गई। अब सवाल ये है, हम ओटीटी की बात कर लें जरा। जो ओटीटी पे आजकल कंटेंट है, क्या वो डिस्कस करने योग्य है? आपको क्या लगता है उसके बारे में, क्या नजरिया विचार? दो चीजें हैं। देखिए, आपको ऐसा नहीं, मैं बुरी फिल्में भी देखता हूँ और बुरे ओटीटी पर जो सीरियल उनको भी देखता हूँ। मैं इसलिए देखता हूँ उसको कि इस वक्त समाज में हो क्या रहा है। मैं गैंग ऑफ वासेपुर देखा, जितनी फिल्में इस वक्त नई फिल्में आती मैं सब देखता हूँ। तो गैंग ऑफ वासेपुर बड़ा नाम होता था कि बड़ा गंदी फिल्म है, बड़ी गंदी फिल्म। मैंने देखी कि गंदी क्यों लोग कह रहे हैं। जब मैंने देखी तो उसमें देखा कि एक अलग तरीके से समाज कैसे जिंदगी जीता है, उसमें दर्शाया गया। अलग मानसिकता का व्यक्ति क्या कर सकता है और कैसे जीता, क्या सोचता है, ये उस फिल्म में दिखाया जाता है। तो मुझको लगता है कि उस फिल्म से वो मानसिकता हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। वो अव्यवहारिकता या वो भेड़ियों वाला जो एक चिंतन होता है वो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। इसको भी देखना उतना ही जरूरी जितना हम लोग अच्छी देखते हैं, क्योंकि उससे हमको बचने की जरूरत है। और हम जब जानेंगे ये गंदी चीज है, बुरी चीज है, तभी उसको बचे रहेंगे। जान ही नहीं पाएंगे, पता नहीं कब हमारे अंदर एंट्री कर जाए। इसीलिए उसको भी फिल्म देख करके, और ये हमको धन्यवाद देना चाहिए ऊपर वाले को कि इस तरह की चरित्र, इस तरह का कैरेक्टर हमारे अंदर नहीं है, ये भगवान कर पाए। और ऊपर शुक्र करना चाहिए कि वो कैरेक्टर हमारे अंदर नहीं आता है, ये बड़ी बात है। तो मुझको लगता है कि ये जो फिल्में होती हैं, जैसे मैंने नाम लिया आपको, इसी तरह सीरियल भी कई आते हैं। तो मैंने जैसे भी कोरोना काल आया, कोरोना काल में आप जानकर बड़ा मिश्रा जी आपको ताजुब होगा माननीय दादाजी, कि मैंने 15 घंटे रोज देखते थे और पूरी रामायण, पूरी गीता, पूरी महाभारत, विवेकानंद, जितने संत हमारे महात्मा हुए हैं, मैं सारे संत महात्माओं की फिल्में देखी। और उसी में मैंने जो एक आध जो बहुत ही घटिया चल रहे थे सीरियल, एक आश्रम चल रहा था, तो वो भी मैंने देखा। इसलिए देखा कि क्या दुनिया कैसी है। तो इसलिए अच्छे भी चरित्र देखते थे, बुरे भी चरित्र देखते थे। बुरे चरित्र इसलिए देखते थे कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, वो बच्चों के अंदर भी कुछ 5% 10% चरित्र होंगे, उस चरित्र को कैसे रोका जाए, ये प्लानिंग तभी आ पाती थी जब उसको देख करके हमको लगता था ये इस तरह के बच्चे सोच सकते हैं। तो उसको हमको उस प्लानिंग के तहत बच्चों को
उससे रोकना, उससे बचाना, ये भी हमारा काम बनता है। मित्रों, आत्मा की आवाज में आज आपने आवाज सुनी श्री पवन सिंह चौहान जी की, जिनके विद्यालयों में 16,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। आपने देखा कि उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई थी और आज वो समाज में कहाँ पर खड़े हैं। ये सचमुच साधारण व्यक्तियों की असाधारण कहानियों का प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है आत्मा की आवाज। तो हम आपको बहुत धन्यवाद देंगे पवन सिंह जी, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और आपने अपनी जिंदगी डिस्कस की आत्मा की आवाज, साधारण व्यक्तियों की असाधारण कहानियां में। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका प्यार यूं ही हमें मिलता रहे। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार। जय हिंद। Please like, comment and subscribe.